से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 एटमॉस्फेयर में से चैप्टर 12 कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो हमारा अर्थ है वो अपने स्फेरिकल शेप में है और वो डिवाइड है मेनली 3 डोमेन में। और वो 3 मेन कौन से हैं? एक तो लिथोस्फीयर है जो जमीन वाला एरिया है, लैंड है। एटमॉस्फेयर जो पूरा वातावरण है। और तीसरा है हाइड्रोस्फीयर, वो पूरा वाटर बॉडी। तो ये जो 3 मेन डोमेन है एक साथ मिलके क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। मैटर की ही तरह ये तीनों ही डोमेन एग्जिस्ट करते हैं 3 स्टेट में। दे ऑक्युपाई करते हैं स्पेसेस एंड पोसेसेस इनर्शिया। ये लोग स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, इनर्शिया है इनके पास यानी मास है। और ये अब यहाँ पे देखो, लिथोस्फीयर एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में, एटमॉस्फेयर गैसियस स्टेट में, और जो हाइड्रोस्फीयर है वो लिक्विड स्टेट में आपका एग्जिस्ट करता है। सबके पास अपना एक पर्पस है जो कि सपोर्ट करते हैं जिंदगी को धरती पे। गैसियस स्टेट में जो एटमॉस्फेयर है उसको करेक्टराइज्ड किया गया है मोमेंटम और प्रेशर से। और ये क्या करता है? ये रेगुलेट करता है हीट अराउंड अस। जो हीट है उसको रेगुलेट करता रहता है। ब्लैंकेट ऑफ एयर, जो ब्लैंकेट है एयर का जो पूरे धरती को चारों तरफ से ऊपर से घिरा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये एग्जिस्ट करता है बहुत सारे लेयर्स में अर्थ के चारों तरफ। ये जो लेयर्स हैं ये पतले होते चले जाते हैं जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे यानी ऊंचाई पे जाओगे। देयरफॉर इसीलिए एक इंसान को बहुत दिक्कत होती है, डिफिकल्ट होता है ऊपर सांस लेने में जब वो हाई एल्टीट्यूड पे जाता है। तो ये रीजन है कि दिस इज बिकॉज क्योंकि वहां पे एयर प्रेशर जो है बहुत कम हो जाता है। हाफ ऑफ द टोटल मास ऑफ एयर जो है वो कहाँ मिलेगा? वो 5 किलोमीटर के दायरे में ही मिलेगा, है ना। नीचे की तरफ ही आधा टोटल मास का मतलब पूरा देखो कई किलोमीटर ऊपर तक है, लेकिन 5 किलोमीटर के नीचे ही तक में तुमको हाफ मास मिल जाएगा एयर का, जो कि सरफेस के अर्थ के सरफेस को टच करता है। और ये जो है कि बिल्कुल नजदीक होता है अर्थ के ग्रेविटी की वजह से, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ के ये नजदीक रहता है। फिर इसके बाद है कि जो एटमॉस्फेयर है वो प्रोटेक्ट करता है अर्थ को कहाँ से? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट से और इंफ्रारेड रेज से, सन के। और इसके पास जो है कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। और ये जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैसेस हैं ये लाइफ को सपोर्ट करती हैं और ये मदद करता है ताकि हम रिटेन कर पाए नेसेसरी वार्मथ, यानी कि जितना मतलब हम लोगों को गर्मी चाहिए, जितना वार्मनेस चाहिए उतना हम लोगों को मिल पाए अर्थ के ऊपर। और हेल्प करता है सर्कुलेशन में वाटर वेपर के। और ये सोर्स भी है किसका? बारिश का, है ना। बारिश होती है। हम कंपोजिशन क्या क्या है एटमॉस्फेयर का, तो देखो इसमें क्या क्या है। एटमॉस्फेयर जो है मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का और छोटे छोटे टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स का, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं। क्लीन ड्राई एयर जो सैंपल का है, क्लीन ड्राई एयर का जो सैंपल है उसमें क्या मिलेगा आपको? 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन क्या करता है? हमको मदद करता है कि हम बर्न कर सकें कोई चीज भी जो है कि जलेगी नहीं अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो। और ब्रीथ कर सकें, सांस ले सकें। बिना ऑक्सीजन से सांस लिए ज्यादातर लिविंग और थिंग्स जो हैं सरवाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन एक कलरलेस इनर्ट गैस होता है, रिएक्ट नहीं करता जल्दी किसी के साथ। और इसके पास कोई टेस्ट और स्मेल भी नहीं होता है। ये डाइल्यूट कर देता है ऑक्सीजन को और स्लो डाउन कर देता है प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन को, ठीक है। यानी कि आप समझ सकते हो कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो हो रहा है। यानी कि अगर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो ना हो, नाइट्रोजन नहीं होता तो कहीं आग लगती तो वो बुझती नहीं। ये इसेंशियल होता है सारे लिविंग थिंग के लिए, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। प्लांट ऑब्टेन करते हैं कहाँ से? इसको सॉइल से। और एनिमल ऑब्टेन करते हैं नाइट्रोजन खा पी के, प्लांट्स को या दूसरे जानवरों को खा के नाइट्रोजन उनको मिलता है। ये जो गैसेस हैं ये जिम्मेदार होते हैं जिंदगी के लिए जो अर्थ पे है, अर्थ पे लाइफ के लिए। हाउएवर ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है विथ रिस्पेक्ट टू द वेदर फिनोमिना।
वेदर फिनोमिना के हिसाब से अगर तुम देखो तो ये इनसिग्निफिकेंट, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज, ये गैस। नेक्स्ट है आपका द एयर, जो कि बचा हुआ 1% है, इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस। अब 1%, 99 उधर हो गया, 1% जो बचा हुआ गैस है उसमें जो है बहुत सारे गैसेस हैं। इसमें कौन कौन से गैसेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर, हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन, और इसके अलावा भी कुछ हैं जो मिलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत प्लांट्स को पड़ती है उनके सर्वाइवल के लिए, उनकी जिंदगी के लिए। वाटर वेपर रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है सारा तरह का जो प्रेसिपिटेशन होता है, और इसीलिए उससे क्या होता है, सर्कुलेशन भी होता है फ्रेश वाटर का। ठीक है, तो वाटर वेपर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेसिपिटेशन का, मतलब समझो कि स्नोफॉल है, रेन है, हेलस्टॉर्म है, सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। वाटर वेपर ऐड होता है एटमॉस्फेयर में इवेपोरेशन के प्रोसेस से। जो समंदर से, झीलों से या नदियों से पानी जो है ऊपर को जाता है, या फिर पेड़ पौधे क्या करते हैं, ट्रांसपिरेट करते हैं, तो उससे जो वाटर वेपर निकलता है ये सारा कुछ जाता है और इन्वायरमेंट में ऐड हो जाता है। कुछ पार्टिकल जैसे कि पॉलन जो कि प्लांट से निकलता है, डस्ट जो कि डस्ट स्टॉर्म से ऊपर उठता है, जो राख वगैरह है जो मेटेराइट वगैरह से भी आते हैं, और जो वोल्केनिक इरप्शन से निकलता है, ये सब जो धुआं है, गर्द गुबार है, स्मोक वगैरह जो कहीं आग लग गई वहां से निकल रहा है, या फिर कोई सॉल्ट पार्टिकल वगैरह समंदर से निकल रहा है, वो सब लोअर लेयर में एटमॉस्फेयर के प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सारी चीजें भी मिक्स होती हैं हमारे इन्वायरमेंट के साथ, एमिशन की वजह से अलग अलग जगह से एमिट हो रही है, इन्वायरमेंट में मिक्स हो रही है। ये जो पार्टिकल हैं ये न्यूक्लियाई होते हैं वाटर वेपर के लिए, ताकि जो है कि राय एंड ड्रॉप बने उनके चारों तरफ। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स किसकी तरह काम करते हैं, न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं। दे ऑल्सो स्कैटर द सन रेडिएशन। अच्छा, ये बिखेरते हैं सन के रेडिएशन को भी, जब सूरज उगता है और जब डूबता है। जो अमाउंट है डस्ट का वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से दिखाई देगा। यानी कि तुम अगर अर्बन की बात करो तो बहुत ज्यादा डस्ट दिखेगा, और अगर तुम रूरल की बात करो तो तुमको डस्ट वगैरह कम मिलेगा, पहाड़ी इलाकों में भी तुमको डस्ट कम मिलेगा। फंक्शन क्या है एटमॉस्फेयर का? तो एयर के पास वेट है और एक्सल्ट करता है प्रेशर, दबाव बनाता है। तो बीइंग प्रेस डाउन, दबने की वजह से ये हमेशा कांटेक्ट में रहता है जमीन के और पानी के, है ना। ऊपर से जो है ऊपर वाली लेयर क्या कर रही है, दबाव बना रही है नीचे, तो नीचे ये जो है क्या है, जमीन से और पानी से कांटेक्ट में है। अपने फिजिकल कांटेक्ट की वजह से एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है गैसेस का, एयर के बीच में, एयर और जमीन के बीच में और पानी के बीच में। और ये जो है कंटिन्यूअस बेसिस पे होता है, ऐसा नहीं कि आज हुआ कल नहीं होगा, कंटिन्यूअस बेसिस पे होगा। जो मिट्टी है एब्जॉर्ब करती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इस कांटेक्ट की वजह से। ये जो कांटेक्ट है इसकी वजह से मिट्टी एब्जॉर्ब कर रही है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। वाटर वेपर जो हवा में है वो राइज करते हैं, उठते हैं ओशियन से एवेपोरेशन के तौर पे और जाके मिक्स होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में होती है वो मदद करती है कि हीट को एब्जॉर्ब किया जा सके और अर्थ हमारा गर्म रहे रात को। वरना अगर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें ना रहे और पूरा ही जो है कि रेडिएशन जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाए टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से, तो रात बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करके रखता है हीट को। अपने कंपोजिशन की वजह से जो एटमॉस्फेयर है बहुत डायनेमिक एंटिटी है, यानी चेंज होता रहता है। लार्ज मासेस जो है एयर के वो ऊपर जाते रहते हैं, सॉरी नीचे आते रहते हैं और ऊपर जाते रहते हैं अक्रॉस द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा मास एयर का। जो वार्म एयर है वो राइज करती रहेगी और जो कोल्ड एयर है वो सिंक करता रहता है। जो एनर्जी है सन की वो रिस्पॉन्सिबल है कि अर्थ को जो है, अब अर्थ में पे एटमॉस्फेयर को जो है डायनामिक स्टेट में रखे। तो अनइवन हीटिंग होता है जिसकी वजह से हवाएं वगैरह चलती हैं, और जहाँ पे हीटिंग ज्यादा होती है वहां पे एयर राइज करता है, जिधर हीटिंग कम है वहां से एयर जो है कि, वहां हाई प्रेशर है तो लो प्रेशर की तरफ, जहाँ हीटिंग है उधर की तरफ हवाएं चलती हैं। तो एटमॉस्फेयर को डायनेमिक स्टेट में रखने के लिए एनर्जी जो है रिस्पॉन्स, वो सन की एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रक्चर कैसा है एटमॉस्फेयर का, कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे कंसेंट्रिक लेयर मिलेंगे हवाओं के, एक के ऊपर एक। ईच लेयर हैज डिफरेंट डेंसिटी, हर एक में जो
आपका एयर का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो अलग अलग है। जो ऊपर का लेयर है वो नीचे वाली लेयर को प्रेस करता है, दबाव बनाता है, क्योंकि एयर के पास वेट है। तो इसीलिए जो एयर है लोअर लेयर पे वो सबसे ज्यादा हैवियर होती है और डेंसर होती है, साथ में ग्रेविटी भी लग रही है। और जबकि ऊपर की लेयर्स जो है पतली होती हैं और कम गहरी होती हैं। तो इस तरह से जो 90% है, किस चीज का 90%? एयर के मास का, वो 20 किलोमीटर तक के हाइट पे ही मिलता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमने देखा था 5 किलोमीटर में 50% हाफ। अब देखो यहाँ कह रहा है 20 किलोमीटर के अंदर अंदर 90% एयर तुमको पूरी मिल जाएगी। ऑन द, उसके ऊपर तो बस पतली है उसका वेट वगैरह। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से टेम्परेचर और एयर प्रेशर, यहाँ पे जो थर्मल लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं एटमॉस्फेयर में वो 4 हैं। 4 कौन कौन सी हैं? ये है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। तो ये सारी की सारी जो है आपकी एग्जिस्ट करती हैं। जो थर्मोस्फियर है वो डिवाइडेड है किसमें आयनोस्फियर में और एक्सोस्फियर में। तो वन बाय वन हम लोग सबको देखने वाले हैं। सबसे पहला है ट्रोपोस्फियर। कहां से कहां तक एक्सटेंट मतलब फैला हुआ है? ट्रोपोस्फियर जो है कि लोअर मोस्ट है और सबसे नीचे का सबसे डेंसेस्ट लेयर है। इसकी हाइट वेरी करती है 18 किलोमीटर तक इक्वेटर पे और 8 किलोमीटर तक पोल्स पे। ठीक है, तो ये इसका एक्सटेंट है कि कितने ऊपर तक फैला है। सबसे ऊपर देखो एक्सोस्फियर 400 से 1500 किलोमीटर तक, फिर इसके बाद 80 से 400 के बीच में थर्मोस्फियर, आयनोस्फियर, दो में डिवाइडेड है। 50 से 80 के बीच में तुम्हारा मेसोस्फियर है। और देखो 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में स्ट्रेटोस्फियर। और ये वो है ट्रोपोस्फियर। ये देखो तुम्हारा इक्वेटर के साइड की बात कर रहा है कि 18 किमी एट द इक्वेटर और 8 किमी एट द पोल रहेगा। तो ये तुम्हारा जो है आपका स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का। देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक, ट्रोपोस्फियर की बात हो रही थी तो उसकी 75% जो एटमॉस्फेयर है वो फाउंड होता है यही ट्रोपोस्फियर में। और इसका जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करता रहता है जैसे जैसे हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाएंगे। यानी जो हवा का घनत्व है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगर हम नीचे की तरफ से देख रहे हैं, अगर विजिबिलिटी कम दिखाई देगी थोड़ी, और जैसे जैसे हाइट पे तुम ऊपर चलने जाओगे ना तो विजिबिलिटी ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि गैसेस वगैरह बड़े पार्टिकल सब नीचे की तरफ ही होते हैं ट्रोपोस्फियर में। ट्रोपोस्फियर को कैरेक्टराइज किया जाता है कि यहाँ पे रेगुलर डिक्रीज होता है टेम्परेचर का एल्टीट्यूड के हिसाब से। यानी कि ट्रोपोस्फियर में ही आप अगर जो है ऊपर को जाते जाओगे तो आपका टेम्परेचर जो है कम होता रहेगा। और ये टेम्परेचर का डिक्रीज इसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। और ये जो एवरेज नॉर्मल लैप्स रेट है वो कितना है, वो बता रहा है कि 166 मीटर की हाइट पे चढ़ने पे 1 डिग्री सेल्सियस जो है कम हो जाएगा तापमान। और ये जो टेम्परेचर का वेरिएशन है ट्रोपोस्फियर के अंदर, ये रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है बहुत सारे टर्बुलेंसेस के लिए, है ना, उतार चढ़ाव के लिए, डिस्टरबेंस के लिए। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टर्बुलेंसेस, इन टर्बुलेंसेस की वजह से सारा वेदर फिनोमेना जो है इसी लेयर में होता है। यानी कि ट्रोपोस्फियर में ही सारे मौसम बदलते हैं। जो ट्रोपोस्फियर है वो ज्यादा हीट होता है नीचे से देन फ्रॉम अबव। ये भी देखो अपने इंसुलेशन में पढ़ोगे आप चैप्टर 13 में, क्योंकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ज्यादा जो है हीट मिलती है एटमॉस्फेयर को। जो अपर लिमिट है ट्रोपोस्फियर का उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ऊपर का जो एरिया है, ऊपर का लिमिट, उसको ट्रोपोपॉज कहेंगे। फिर सेकंड वाला हम लोग देखते हैं अपना स्ट्रेटोस्फियर। तो फैला कितना है, एक्सटेंट कितना है, कि ये लाई करता है ट्रोपोपॉज के ऊपर और ये फैला हुआ है अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल से 50 किलोमीटर तक। जो एयर है वो पतला है, ठंडा है और ड्राई है। और जो टेम्परेचर है वो कितना है, 55 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 55 डिग्री सेल्सियस है। ठीक। जो ओजोन लेयर है लाई करता है इसी स्ट्रेटोस्फियर में। ओजोन जो है जनरली फाउंड किया जाता है एल्टीट्यूड में 20 से 50 किलोमीटर के बीच में ही तुमको ओजोन मिलेगा। ओजोन क्या करता है, सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन को, जो कि सूरज से निकल के आ रही है। इंसोलेशन रिसीव जो हो रही है, हीट रिसीव हो रही है जो सन से, वो इक्वल होता है जितना कि ये आपको लॉस्ट करता है। तो दैट इज वाई द टेम्परेचर ऑफ द लेयर इज कांस्टेंट। तो इसीलिए जो टेम्परेचर है लेयर का कांस्टेंट रहता है। मतलब समझो जितना हीट आ रही है उतना ही ये क्या कर देता है, वापस भेज देता है ना, लॉस कर देता है उतना ही हीट। तो
तो इसीलिए इसका तापमान अपना बना रहता है। इन हायर लेवल अगर वो और ऊपर जाओगे, हाउएवर टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज करने लगता है हाइट के साथ। ट्रोपोपॉज की बात नहीं हो रही है, वो ट्रोपोस्फियर की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, स्ट्रेटोस्फियर की बात हो रही है। तो अब इसमें भी ऊपर चढ़ते चले जाओगे तो होगा क्या, आप टेम्परेचर इंक्रीज करती जाएगी, जबकि आपने नीचे देखा था वो ट्रोपोस्फियर में कि 166 मीटर के हाइट पे क्या हो रही थी, 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जा रहा था। जो लोअर लेयर है स्ट्रेटोस्फियर का, उसमें जो है कि एब्सेंस है वाटर वेपर, और इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन तुमको मिलेगा। इसीलिए ये आइडियल होती है फ्लाइंग करने के लिए, जेट एयरक्राफ्ट वगैरह। ठीक है, इसमें वाटर वेपर का एब्सेंस होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर मिलेगा, तो इसकी वजह से जो है कि ये काफी सही रहता है, मतलब इसको कोई डिस्टरबेंस वगैरह नहीं मिलेगा अगर एयर वो फ्लाइंग जेट वगैरह, जेट एयरक्राफ्ट वगैरह इसमें फ्लाई करेगी तो डिस्टरबेंसेस नहीं मिलेंगे। टेम्परेचर राइज करता है -60 डिग्री से बेस से स्ट्रेटोस्फीयर के, और कितना चला जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस चला जाता है स्ट्रेटो पॉज पे। यानी देखो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, माइनस में है ना, -60 से कितना बढ़ रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। अपर लिमिट जो स्ट्रेटोस्फीयर का होता है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटो पॉज कहते हैं। नेक्स्ट है मेसोस्फीयर, तो थर्ड है अपना। तो मेसोस्फीयर जो है फैला हुआ है कितना, एक्सटेंड किया हुआ फैला हुआ है अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, यानी 50 से 80 के बीच में। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो टेम्परेचर है इस लेयर में वो डिक्रीज करता है हाइट के हिसाब से, और रीच करता है मैक्सिमम -110 डिग्री सेल्सियस एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 80 किलोमीटर नियर द मेसोपॉज, द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर। यानी इसके अपर लिमिट पे चले जाओगे तो वहां पे मिनिमम जो है कि टेम्परेचर कितना मिल सकता है तुमको, -110 डिग्री सेल्सियस। ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट फ्रॉम meteoric dust particle, there are wispy cloud found in this layer। तो इसमें थोड़ा सा तुमको क्या मिलेगा, विस्पी क्लाउड्स वगैरह मिलेंगे। ऐसा क्यों दिखता है, क्योंकि वो जो है कि रिफ्लेक्ट होती है सनलाइट मीटियोर के डस्ट पार्टिकल की वजह से, तो इसीलिए ऐसा लगेगा वो कि विस्पी क्लाउड्स वगैरह थोड़ा सा है वहां पे ऊपर इस लेयर में। थर्मोस्फियर ये फैला हुआ है मेसोपॉज से, और कंसिस्ट करता है दो लेयर। इसमें दो लेयर हैं थर्मोस्फियर में, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। आयनोस्फियर क्या है कि एक आयनोस्फियर फैला हुआ है अप टू अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर ऊपर तक जो है आपका ये फैला हुआ है। नेक्स्ट है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो जो आयोनोस्फीयर है ये कंटेन करता है इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल, जिसको आयन कहते हैं, जो कि एक शीट बनाता है डिस्प्ले की तरह लाइट का, जैसे कि ऑरोरा बोरियलिस है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस है साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये जो आयन है ये क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं रेडियो वेव्स को और वापस अर्थ के सरफेस पे भेज देते हैं, और इसकी वजह से जो है हम लोगों के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन जो है पॉसिबल हो पाता है। एक्सोस्फीयर क्या है, एक्सोस्फीयर फैला हुआ है, अपर मोस्ट लेयर है ये एटमॉस्फेयर का, और ये लाई करता है 400 से 1500 डिग्री, अरे सॉरी 400 से 1500 किलोमीटर ऊपर तक अर्थ के। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये मर्ज करता है ग्रेजुअली विथ इंटरप्लेनेटरी स्पेस। ये ग्रेजुअली क्या करता है, मर्ज कर जाता है इंटरप्लेनेटरी स्पेस के साथ, और इस लेयर में जो टेम्परेचर है इंक्रीज करता रहता है हाइट के साथ। जैसे जैसे हम लोग थोड़ा ही जानते हैं कि अबाउट द एटमॉस्फेयर कि एक्सटेंड होता है बियॉन्ड 640 किमी हाइट फ्रॉम द सी लेवल। हम लोग बहुत ही कम जानते हैं अबाउट द एटमॉस्फेयर जो कि एक्सटेंड करता है 640 किलोमीटर के ऊपर तक, उसके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। इन द एग्जोस्फीयर में डेंसिटी जो है बहुत ही कम हो जाती है, बिल्कुल वो स्पेस का इलाका हो जाता है। और यहाँ पे कह रहा है कि जो मेन गैसेस यहाँ पे तुमको मिलेंगे वो लाइटर गैसेस मिलेंगी, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम मिलेगा। फ्रॉम द अबव ऊपर से ये क्लियर हो गया कि जो एटमॉस्फेयर है वो फैला हुआ है मोर देन 1000 किलोमीटर, हाँ भाई 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ही पे है अर्थ के सरफेस के ऊपर, और ये एक्सरसाइज करता है इनॉर्मस प्रेशर, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है अर्थ के ऊपर, और ये रिमेन रहता है डायरेक्ट कांटेक्ट में अर्थ के सरफेस से, ज़मीन से भी और पानी से भी ये कांटेक्ट में रहता है। और जो कांटेक्ट है इनके बीच का, ज़मीन का, लैंड का, एयर का,
उससे जो है कि जिंदगी है, जो सर्वाइवल है, जो जिंदगी है अर्थ के ऊपर, वो डिपेंड करती है इनके कांटेक्ट की वजह से। एटमॉस्फेयर कैसा एक्ट करता है, ये प्रभावित करता है हमारी जिंदगी को अपने बहुत सारे एलिमेंट्स के थ्रू। तो अब यहाँ पे हम लोग रोल देखेंगे बारी बारी से। तो जैसे इसमें देखो सबसे पहला रोल दिया है ओजोन का, और इसके डिप्लीशन के बारे में भी दिया हुआ है। तो पहले इसको देखते हैं, ओजोन एंड इट्स डिप्लीशन। ओजोन क्या है? एक ऑक्सीजन का ही फॉर्म है, यानी ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड रहते हैं, और ये प्रेजेंट रहता है बहुत ही रेयर अमाउंट में अर्थ के एटमॉस्फेयर में, यानी कम है। अप्रोक्सीमेटली 1 मॉलिक्यूल आउट ऑफ एवरी 2 मिलियन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज ओजोन। यानी कि सोचो तुम कि इन्वायरमेंट में अगर 2 मिलियन है पार्टिकल्स, 2 मिलियन में से एक मॉलिक्यूल किसका है? ऑक्सीजन का। यानी तुम समझ सकते हो कि कितना कम है, इसीलिए इसको लिखा है रेयर अमाउंट। ट्रोपोस्फियर में ओजोन जनरेट होता है थोड़े से अमाउंट में, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में 20 से 50 किमी अबव द सी लेवल वो प्रेजेंट है एक अच्छे खासे अमाउंट में, सिग्निफिकेंट अमाउंट में, ठीक ठाक अमाउंट में। स्ट्रेटोस्फियर में ये प्रोड्यूस होता है एक्शन ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन की वजह से, जो सूरज से निकलती है और आके पड़ती है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पे, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देती है ओजोन में। लेकिन जो ओजोन है वो कम होता जाता है सनलाइट की वजह से, जब वो एक्ट करती है नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट एयर पे। लेकिन ओजोन जो है डिक्रीज करता है बस बाई सनलाइट से ही, जो कि एक्ट कर रही है किसके ऊपर? पॉल्यूटेंट के ऊपर, एयर में, एयर पॉल्यूटेंट के ऊपर जो सनलाइट आ रही है उसकी वजह से। ये जो पॉल्यूटेंट होते हैं ना, पॉल्यूटेंट वो होता है अनवांटेड मटेरियल जो कि मिक्स हो जाता है। तो ये जो पॉल्यूटेंट एयर इमिट करता है जेट एयरक्राफ्ट वगैरह, और जो हाइड्रोकार्बन वगैरह ऑटोमोबाइल से निकलते हैं, इनकी वजह से। तो जो कंसंट्रेशन है ओजोन का अपर एटमॉस्फेयर में प्रोटेक्टिव है, यानी वो प्रोटेक्ट करता है और एब्जॉर्ब करता है हीट को। वो हीट जो अल्ट्रावायलेट रेज से सन के आ रही है, वो हमारी स्किन के लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं, तो उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। जो ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फियर में, वो प्रोटेक्ट करता है अर्थ को भी और पूरे बायोस्फीयर को भी एक्स्ट्रा हीट से। मतलब वो एक्सेस हीट आने नहीं देता है, एक्स्ट्रा हीट नहीं आने देता है। बट देयर इज अ डेंजर ऑफ इट्स डिप्लीशन, लेकिन एक खतरा है इसके डिप्लीशन का, थ्रू हार्मफुल गैसेस एंड इंक्रीज इन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। लेकिन एक खतरा रहता है कि ये अगर डिप्लीट हो जाएगा हार्मफुल गैसेस की वजह से, और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता चला जाएगा उसकी वजह से लोअर एटमॉस्फेयर में, तो ये डर बना रहता है। क्योंकि ये एक बार चला गया तो फिर होगा क्या कि फिर पूरा ग्लेशियर वगैरह मेल्ट करेगा और हीट बहुत ज़्यादा आएगी फिर अर्थ पे। तो बात करें डिप्लेशन की, तो एक ओजोन होल, यानी कि ओजोन होल का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे कि ओजोन डिप्लीट कर गया है, कम हो गया है, और ये डिटेक्ट हुआ था सैटेलाइट के द्वारा, है ना, कंडक्ट किया गया था नासा के द्वारा यूएसए में। और सब्सिक्वेंटली बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और अभी भी चल रहा है इसके रिजल्ट में। तो एक एनुअल डाटा जो है मेंटेन किया जाता है और कोशिश की जाती है, एफर्ट किया जाता है कि हर एक कंट्री को ऐसा बनाया जाए कि वो रिड्यूस करे ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, कि मतलब ऐसी कोशिश की जाए ताकि हम लोग इसको रोक सके कि ओजोन मॉलिक्यूल जो ब्रेक हो रहा है वो ब्रेक होना कम हो जाए। तो बहुत सारे जो है कि केमिकल हैं, जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है। तो यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब बैन किए गए हैं, विच आर थॉट, जिनको माना जाता है कि ये डिप्लीट करते हैं ओजोन के लेयर को। तो इसीलिए सारी कंट्रीज कोशिश कर रही है, सब अपना लगे हुए हैं इसमें। अब ये क्लोरोफॉर्म जो सीएफसी है रिगार्ड किया जाता है कि ये रीजन है किसके लिए? ओजोन होल के लिए, अंटार्कटिका के पास। सीएफसी क्या है? आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और ये जो गैस है रेफ्रिजरेटर में, एयरक्राफ्ट में और एयर कंडीशनर वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। जो सीएफसी का कंपाउंड है वो स्केप कर जाता है एटमॉस्फेयर में और जाके जो है ब्रेक करता है स्ट्रेटोस्फेयर में, डाउन में, और ये प्रोड्यूस करता है क्लोरीन के एटम को, जो कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं ओजोन के लेयर को। यानी जो O3 मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक कर देते हैं। अब इसमें देखो वोल्केनस भी जो है वो बहुत ही प्ले करते हैं एक रोल ओजोन के डिप्लेशन में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान से हो रहा है, धरती भी कर रही है कुछ।
प्राकृतिक भी। बड़ा बड़ा जो इरप्शन होता है उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है जब ज्वालामुखी फूटता है, तो जो कि डिस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। डिस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन इसकी वजह से क्या होता है और तेजी के साथ होने लगता है, वोल्केनोज वगैरह इरप्ट हो रहे हैं तो। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इंक्रीज करता है स्पेशली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लेकिन यहाँ पे जो है स्मॉलर क्वांटिटी तुमको मिलेगी लोकलाइज्ड हेयर, जहाँ पे ये लोकलाइज्ड है। दूसरा कॉज डिस्ट्रक्शन के ओजोन लेयर का है, वो कौन है? डिस्कवरी हुई है रिसेंटली सोलर स्टॉर्म्स, यानी कि सोलर स्टॉर्म जो सूरज की तरफ से निकल रहा है। ये क्या है कि दिस सोलर स्टॉर्म जो है कंसिस्ट करती हैं कोरोनल मास इजेक्शन और सोलर फ्लेयर, यानी कि सोलर फ्लेयर लपटे हैं और ये लहरें जो निकल रही हैं तो एक्सप्लोजन जो होता है सरफेस पे अर्थ के उसकी वजह से निकल रही हैं। और ये भी जो है रिसेंटली हुआ है कि ये भी जिम्मेदार है ओजोन के डिप्लीशन में। जो लार्जेस्ट ओजोन होल है ना, वो नोटिस किया गया था सितंबर 2000 में नियर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में 2000 में। जो फॉर्मेशन है ओजोन होल का वो एट्रीब्यूट करता है लार्जली टू द एक्टिविटीज ऑफ मैन, यानी कि ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो कौन है? वो खुद इंसान ही है इसके डिप्लेशन में। ओजोन का डिप्लेशन की वजह से ओजोन होल आया और ये कॉमन हुआ अंटार्कटिका में जहाँ पे टेम्परेचर जो है लोवेस्ट है। अब तुम सोचो वहां पे अगर डिप्लीट करेगा तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो ग्लेशियर वगैरह सब पिघलेगा, तो उसकी वजह से ओशियन के सरफेस लेवल में भी क्या आएगा? चेंज आएगा। तो ड्यू टू बिटरली कोल्ड है वहां पे अंटार्कटिका में, तो स्ट्रेटोस्फेरिक आइस क्लाउड वगैरह प्रोमोट करते हैं प्रोडक्शन केमिकली एक्टिव क्लोरीन और ब्रोमीन का, तो देखो वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है? ओजोन का डिस्ट्रक्शन होने लगता है जब सनलाइट जो है वो वापस अंटार्कटिका स्प्रिंग में जाती है, उससे में से जाती है। और इसी के दूसरी तरफ देखो कि जो आर्कटिक एटमॉस्फेयर है ठंडा तो है लेकिन उसको उतना ज्यादा ठंड नहीं मिलती, कोल्ड इनफ फॉर द क्रिएशन ऑफ फुल्ली डेवलप्ड ओजोन होल। तो उसको इतनी ठंडक नहीं मिलती है ताकि वो क्रिएट कर सके एक फुल्ली डेवलप्ड ओजोन होल, कि पूरी तरह से डेवलप हुआ ओजोन होल नहीं बनता है वहां पे। अब देखो इससे क्या होता है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है? ये ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग की बात करें यानी कि अर्थ का मतलब ओवरऑल टेम्परेचर राइज करना, ये ग्लोबल वार्मिंग है। इसमें देखो क्या है कि रिसेंट क्लाइमेट की स्टडीज वगैरह हुई हैं और वो ये दिखाती है कि ग्लोबल मीन टेम्परेचर जो अर्थ के ऊपर है वो राइज कर रहा है। ग्लोबल मीन का मतलब पूरे पूर्ण रूप से जो सॉरी, कि पूर्ण रूप से पूरे जो अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर है उसका एवरेज अगर निकाला जाए तो जो एवरेज टेम्परेचर है ना, वो एवरेज टेम्परेचर क्या हो रहा है? वो एवरेज टेम्परेचर जो है आपका राइज कर रहा है और इसी फिनोमिना को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का एटमॉस्फेयर में, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा ही हो रहा है। आगे देखेंगे हम लोग इन ग्रीन हाउस गैसेस के भी बारे में कि कैसे इनके बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है। हीट ट्रैप होती जा रही है और हीट ट्रैप होने की वजह से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सब क्या करते हैं? हीट को ट्रैप करते हैं। तो हीट ज्यादा ट्रैप होती रहेगी तो फिर जो है पता चलेगा दिन तो दिन रात में भी जो है अर्थ जो है बहुत ज्यादा गर्म रहेगा। तो ओवरऑल टेम्परेचर अर्थ का क्या हो रहा है? धीरे धीरे राइज हो रहा है। तो कॉजेज क्या है ग्लोबल वार्मिंग के? कि कुछ मेन कॉजेज जो ग्लोबल वार्मिंग के हैं वो पहला ये है कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है भाई ओजोन लेयर का। हम लोग जैसे कि ऊपर पढ़े हैं इस चैप्टर में कि जो ओजोन का लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में वो प्रोटेक्ट करता है अर्थ को कहाँ से? डिप्लीट होने, और वो अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेज से, सन के। और इसका जो डिप्लीशन है यानी कि ये जो ओजोन लेयर खत्म होता जा रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा? इंफ्रारेड इंफ्रारेड नहीं, अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह आएंगी जिसकी वजह से क्या होगा? इंटर करेंगे एटमॉस्फेयर में तो और ज्यादा गर्मी बढ़ती चली जाएगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहा है एटमॉस्फेयर में, तो ढेर सारा जो जमा होता जा रहा है गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन और वाटर वेपर है, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिस्टर्ब करने के लिए एनर्जी बैलेंस को। और इससे क्या हो रहा है कि इससे इंक्रीज हो जाएगा अर्थ के ऊपर हीट का। तो जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्री वगैरह है ना, और जो इंसान की जिंदगी है, मैन की लाइफ स्टाइल है, उसकी वजह से जो है कि अनप्रेसिडेंटेड राइज ऑफ दिस गैसेस, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि कितना जो है कि ये गैसेस जो है
इन्वायरमेंट में आ गई हैं, जिनको कि ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। मतलब बहुत ज्यादा ही राइज कर गई हैं ये जो ऊपर नाम लिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह का। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक्ट करते हैं लोअर लेवल में एटमॉस्फेयर के, और ये क्या करते हैं लाइक अ ग्लास ऑफ ग्रीन हाउस। जैसे ग्रीन हाउस में ग्लास का पूरा चारों तरफ से पैनल लगा होता है, तो उस तरह से ये भी काम करते हैं। हम लोगों ने देखा है ग्रीन हाउस को, जो कि कवर होता है ग्लास से, और वो अलाउ करता है सन के रेज को पेनिट्रेट करे ग्रीन हाउस में, लेकिन ब्लॉक कर देता है जो रेडिएशन वगैरह है, हीट है, वो उसको ग्रीन हाउस के अंदर घुसने से और रेडिएट करके वापस उसको एटमॉस्फेयर में भेज देता है। ग्रीन हाउस एक क्या है, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर जो है ग्लास पैनल लगे हुए हैं, और वो ग्लास पैनल कैसे हैं कि जो हीट ऊपर से आ रही है, उसमें से जो जरूरत वाली हीट है वही जो है कि पेड़ पौधों को यहाँ पे आपके मिलेगी, और बाकी हीट क्या हो जाएगी, बाकी हीट यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये भी जो है कि काम करता है हमारा उसी की तरह। लेकिन हो क्या रहा है कि ग्रीन हाउस गैस के बढ़ जाने की वजह से, तो ग्रीन हाउस गैसेस जो एटमॉस्फेयर में है, वो क्या करते हैं, आसपास के इंफ्रारेड रेज जो आ रहे हैं सन से, वो पेनिट्रेट करते हैं और फिर क्या करते हैं, वो अर्थ पे आते हैं। लेकिन जो गैसेस हैं ये अलाउ नहीं होने देती हैं कि हीट रेडिएट बैक हो पाए और वापस स्पेस में जा पाए। अब देखो भाई, सूर्य से तो आ गई गर्मी, इंसोलेट हो गया, ठीक है, हमको हीट मिल रहा है, लेकिन वो हीट जो है रेडिएट होना चाहिए ना, रेडिएट होके वापस स्पेस में भी जाना चाहिए, ताकि बैलेंस बना रहे। तो ये बैलेंस जो है ना डिस्टर्ब हो रहा है। तो 10 बाई प्रिवेंटिंग हीट, हीट को ये एस्केप नहीं होने देता स्पेस में। तो ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह क्या करते हैं, इस हीट को ऑलरेडी जो है ऐड कर देते हैं, जो पहले से हीट अवेलेबल है अर्थ के सरफेस पे। भाई अर्थ थोड़ा बहुत गर्म है, ये गैसेस और बढ़ती चली गई तो और ज्यादा हीट ट्रैप होता गया, तो डेली का डेली क्या हो जाएगा, फिर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा अर्थ का ओवरऑल। ये जो इंक्रीज है टेम्परेचर का, और ये टेम्परेचर में इंक्रीज किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, है ना। फिर इसके बाद जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये किसी एक जगह के लिए नहीं है, लेकिन इसका क्या हो रहा है, ग्लोबल इम्पैक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे प्लास्टिक जला रहे हो तो इसका असर खाली मेरे घर तक रहेगा, पड़ोसी को नहीं जाएगा, नहीं। ये जो है एक बहुत बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट है। अगर इसको चेक नहीं किया गया, और ये एक्युमुलेशन, ये जो जमा हो रहे हैं गैसेस वगैरह जो निकल रही इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर से, वो क्या करेंगे, टेम्परेचर को बदल देंगे, और जो बारिश का जो पैटर्न है, यानी कि मौसम में जो बारिश आ रही है उसके पैटर्न को भी बदल देंगी अर्थ पे। तो बाय रियलाइजिंग, इसको हमको रियलाइज करना चाहिए पोटेंशियल डेंजर इन गैसेस का जो हमारे अर्थ के ऊपर हो रहा है। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है यूज किया गया, ताकि एक्सप्रेस किया जाए ग्लोबल वार्मिंग, ताकि अलर्ट किया जा सके लोगों को चेत किया जा सके कि भाई इसके खिलाफ आप लोग जो है कि चेत जाइए। ये वार्निंग है आप लोगों के लिए कि बाद में हम लोगों को इससे बहुत भारी नुकसान हो सकता है। सॉरी। डिफॉरेस्टेशन, ये भी एक फैक्टर है। तो क्लियरिंग अवे ऑफ फॉरेस्ट, आप जंगल काटते जा रहे हो, और फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है कि बड़े पैमाने पे इसका कटना जो है बहुत सारा डेंजर लेके आएगा जिंदगी के लिए अर्थ के ऊपर, यानी जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा होगा। जो पेड़ वगैरह होती हैं ना, वो बहुत इसेंशियल हैं, और ये एब्जॉर्ब करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि एक बहुत ही ग्रीन हाउस गैस है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और ये रिस्पॉन्सिबल भी होती हैं मेंटेन करने के लिए फर्टिलिटी सॉइल का, यानी कि अगर फर्टिलिटी सॉइल की फिर नहीं रह पाएगी, बंजर हो जाएगी धरती। इनके एब्सेंस में होगा क्या, अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या होने वाला है, तो होगा क्या कि जो ऊपर का टॉप सॉइल है, वहां से जो है कि डस्ट वगैरह उड़ेगा और एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा, क्योंकि ये मिट्टी को बांध के भी रखती हैं। जो डस्ट है एटमॉस्फेयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करेगा क्या चीज, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को वापस अर्थ पे ही फेंक देगा, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी होगी तो। और ये एक्स्ट्रा कूलिंग एट नाइट कर सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो मिट्टी होती है, बालू होता है, पत्थर होते हैं, ये जल्दी ठंडे होते हैं और जल्दी गर्म होते हैं। तो इसीलिए हो सकता है कि रात जल्दी ठंडी भी हो जाए, और हो सकता है कि वार्म भी हो, स्किप ना हो पाए। ठीक है, तो बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर पेड़ पौधे कट जाते हैं।
अब देखो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, डिप्लेशन वगैरह हमने देख लिया कि क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। अब ये देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या है इसका। जो हमारा वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो बर्बाद होता चला जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और इसकी वजह से हो क्या सकता है कि जो मौसम है ना उसका में बदलाव आ सकता है। यानी ठंडी अपने टाइम पे ना पड़े, गर्मी अपने टाइम पे ना पड़े। ऑलरेडी जो सरफेस का टेम्परेचर है अर्थ का, वो बढ़ता जा रहा है। जो ग्लोबल मीन टेम्परेचर का है इंक्रीज हो गया था अप्रोक्सीमेटली 0.6 डिग्री सेल्सियस इन द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था। अब तुम कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये 0.6 डिग्री सेल्सियस ये इतना माइनस है, इसमें क्या बदलाव आएगा। तो ये बात आपको जाननी चाहिए केमिस्ट्री में कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बर्फ भी एग्जिस्ट करता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही भी आइस भी एग्जिस्ट करता है। तो तुम सोचो कि थोड़ी बहुत भी हीट मिलती है तो सेम टेम्परेचर पे होने के बावजूद क्या हो जाता है, मेल्टिंग हो जाती है। यानी बर्फ किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी सेम टेम्परेचर पे। तो तुम सोचो इतना माइनस अभी टेम्परेचर का राइस कितना बड़ा चेंज लेके आ सकता है दुनिया में। ये चाहे तो इतना ही सा टेम्परेचर क्या कर सकता है, पूरे बर्फ को गला सकता है। काइनेटिक एनर्जी का मेजर ही है ना टेम्परेचर। तो तुम देख सकते हो कितना डिग्री सेल्सियस कितना इम्पैक्ट ला सकता है। 1 डिग्री सेल्सियस से बहुत इम्पैक्ट होता है, खास तौर से तब कभी भी किसी भी स्टेट पे बहुत फर्क आएगा इसका, है ना। सिर्फ वही एग्जांपल नहीं है बर्फ और पानी का। एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का है वो इंक्रीज कर सकता है 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस तक 21वीं शताब्दी में 1990 के बाद से, है ना। तो आप देख सकते हो अगर 5 से 6 डिग्री सेल्सियस अगर इतना राइज कर दिया 21st सेंचुरी के बाद, तो सोचो तुम कितना बुरा होगा। अगर एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो जो है कि बहुत ही बड़ा बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये आएगा कि राइज इन द सी लेवल। पिछले 100 सालों से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आइस रिजर्व है वो धीरे धीरे मेल्ट किया है, और जो सी लेवल वगैरह है वो भी जो है कि राइज किया है। और देखो कितना राइज किया है, 10 से 25 सेंटीमीटर सी लेवल का राइज करना मतलब बहुत बड़े पैमाने पे राइज करना, ग्लेशियर का पिघलना। और ये प्रिडिक्ट किया गया है कि बाय द ईयर 2100 ओशियन वगैरह को एक्सपेक्ट किया गया है ये 2.5 से 6.5 फीट राइज कर जाएंगे समुंदर। और इसकी वजह से जो है कि बहुत ही खौफनाक जो है कि इफेक्ट आने वाला है, बर्बादी वाला इफेक्ट इंसानों के ऊपर जो कि तट के इलाके पे रह रहे हैं। 1/3 ह्यूमन पॉपुलेशन जो है हमारा कहाँ रहता है, 60 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन पे रहता है, यानी कि समंदर के किनारे रहता है। देख ही सकते हो 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। मेनली बहुत सारे जो शहर वगैरह हैं कि वो सब क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे पानी के अंदर अगर सी का लेवल राइज करता है तो। प्रेसिपिटेशन चेंज, वही बारिश स्नोफॉल वगैरह का पैटर्न। अगर वार्म होगा एटमॉस्फेयर हमारा कंसिडरेबली इंक्रीज होता रहेगा इसका वार्म होना, तो जो मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वाइल द ट्रोपोस्फियर वार्म अप होगा तो स्ट्रेटोस्फियर जो है कि कूल डाउन होगा, ठंडा रहेगा। तो ये जो है कॉज करेगा बहुत बड़ा बदलाव रेनफॉल के पैटर्न में, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है एयर मास मूवमेंट का। एयर मास मूवमेंट का पैटर्न क्यों चेंज हुआ, क्योंकि उसके अंदर जो है कि मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई। किसकी वजह से भाई, ग्रीन हाउस गैस की वजह से हीट बढ़ा, हीट की वजह से एयर के अंदर कैपेसिटी बढ़ गई। तो रेनफॉल को जो एक्सपेक्ट किया जाता है टू इंक्रीज एट हायर altitude in both in summer and winter and in southern eastern Asia in summer. However, winter rainfall may decrease at lower altitude. तो किसी तरह से हो सकता है कि विंटर रेनफॉल जो है डिक्रीज कर जाए लोअर लेटीट्यूड में भी। यानी कि होगा क्या कि जो पूरा रेनफॉल का पैटर्न है ना वो पूरा बदल जाएगा। और ये जो बदलाव आएंगे रेनफॉल के पैटर्न में, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, फ्लडिंग आएगी कुछ एरियाज में। कहीं बारिश हो ही गई नहीं तो सूखा पड़ जाएगा। मॉनसून फ्लडिंग को एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये बहुत बड़ा बर्बादी लेके आता है इंडिया में, बांग्लादेश में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। भाई मानसून है, मानसून में अगर फ्लड आ गया तो एक तो हो ही रहा है, तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है उसकी वजह से, बहुत डिजास्टर्स होता है। रेडिएशन इम्बैलेंस, ये क्या है कि ये वो बैलेंस है, रेडिएशन जो आ रही है एटमॉस्फेयर में और जो रेडिएशन जा रही है। जो रेडिएशन आ रही है इंसोलेशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में जो है कि ये वापस जाती है, तो इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर रेडिएशन आ रही है और रह जाएगी यहीं पे तो अर्थ का टेम्परेचर राइज करेगा।
तो कोई बदलाव अगर इसके बैलेंस में आता है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा जिंदगी के ऊपर, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, सेंसिटिविटी के ऊपर पड़ेगा, एडेप्टेबिलिटी के ऊपर पड़ेगा और वल्नरेबिलिटी के ऊपर पड़ेगा और पूरे बायोस्फेरिक सिस्टम पे पड़ेगा। मतलब देखो साफ है कि अभी तुम्हारे पास ओजोन होल है, अभी तुम्हारे अर्थ का टेम्परेचर जो है कि तुम अपना स्किन वगैरह तुम्हारी ठीक ठाक है, कलर है, जो भी कलर है उस कलर का है, बर्न नहीं कर रही है, इन्वायरमेंट चल रहा है। लेकिन ये रेडिएशन वगैरह अगर बढ़ने लगेगी तो क्या होगा, सबसे पहले तुम्हारा स्किन क्या हो जाएगा, डैमेज होने लगेगा। तो ये जो है कि इसका थोड़ा सा भी इम्बेलेंस होना बहुत परेशानी लेके आएगा। तो जब इंक्रीज होगा ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत सारे नए नए बहुत सारे जीव जंतु जो है, सॉरी नए नहीं जीव जंतु, वो शिफ्ट करेंगे स्लोली पोल वर्ल्ड की तरफ, या फिर जो है कि हाई एलिवेशन वगैरह की तरफ, माउंटेन एरियाज की तरफ जाएंगे। अब भाई जिसको ज्यादा गर्मी लगेगी, जानवर हो इंसान हो, वो सब किधर जाने की कोशिश करेगा, पहाड़ी इलाकों की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, माउंटेन एरियाज की तरफ, ताकि वहां पे 166 मीटर हाइट चढ़ेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर नहीं चढ़ेंगे तो फिर, अगर नीचे रहेंगे तो फिर उनकी स्किन बर्न होगी। तो पेड़ पौधे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के बदलाव से। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इसके वजह से बड़े पैमाने पे जो है पेड़ वगैरह भी सूख सकते हैं और उनका रिप्लेसमेंट होगा किससे, स्क्रब वेजिटेशन से। ठीक है, वो छोटे मोटे जो पौधे होते हैं सूखे, उनसे बहुत सारा जो स्पेसीज वगैरह है वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाएगा और टेम्परेचर के साथ साथ अपने आपको बदल नहीं पाएगा, और हो सकता है कि वो स्पेसीज वगैरह क्या हो जाए, पर्टिकुलरली बिल्कुल एक्सटिंक्ट कर जाए, खत्म हो जाए। एग्रीकल्चर पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज जो है लेके आएगा, क्लाइमेट चेंज जो है कि एक सस्टेनेबल चेंज, सस्टेंशियल चेंज लेके आएगा सीरियल प्रोडक्शन में। सीरियल प्रोडक्शन मतलब वही अनाज वगैरह जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके में पैटर्न में, स्पेशली ट्रॉपिक्स में ये ज्यादा प्रभावित करेगा। ट्रॉपिक्स में होता क्या है कि सीरियल डोमिनेट करता है फूड सोर्स को, और ये जो है कि मेन स्टे होता है किसका, एग्रीकल्चर का। देयर विल बी मोर शॉर्टेज ऑफ सीरियल्स। तो अनाज वगैरह जो है ना, इसका जो है कि तुमको किल्लत पड़ जाएगी, है ना। क्लाइमेट चेंज क्या करेगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आएगा, इस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अनाज वगैरह की किल्लत हो जाएगी तो तुम समझ ही सकते हो कि फिर चीजें महंगी हो जाएंगी, और किल्लत का होना बड़े पैमाने पे होगी। ये तो जितना हम लोग सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा, है ना। कुछ वक्त तक के लिए रहेगा और उसके बाद एकदम इम्बैलेंस है, तो फिर कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं फ्लड है, कहीं कुछ है, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ना। वाटर रिसोर्सेज तो बहुत बड़ा ग्रेट डील है, कंट्रोवर्सी का ये जो इम्पैक्ट पड़ेगा ये वाटर रिसोर्स के ऊपर। अब कैसे, हाउएवर ऑल एग्री, हम सब एग्री करते हैं कि जो ग्लोबल फ्रेश वाटर कंटेन करता है वो बर्बाद होने वाला है 2025 तक, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन प्रेशर पड़ रहा है क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से। ठीक है, तो ह्यूमन के पॉपुलेशन की वजह से ज्यादा प्रभावित हो रहा है ये पानी देन ड्यू टू क्लाइमेटिक फैक्टर। अब देखो इसको देख सकते हो ना कि जब हम लोग 2001 2002 में कभी पेपर पढ़ते थे तो उसमें लिखा होता था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि पानी बिकेगा। तो एक्चुअली हम लोग जो है उस समय हंसते थे, क्योंकि उस समय ऐसा था ना कि मतलब कहीं भी 4 कदम पे निकलो तो हैंडपंप मिलेगा, कुआं मिलेगा, सब कुछ चीजें मिलती थी, और कहीं से भी हम लोग पानी पी लेते थे। तो मतलब उस समय हंसी मजाक लगता था कि पानी बिकेगा। लेकिन आज देखो कि कितना मतलब कैसा है कि अभी सोचो कि होता है कभी कभी कि हाँ पानी के लिए भी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। और या फिर यार देखो आपकी जगह जगह पे जो है पानी अब बिकने लगा है। डिसीज की बात करें तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन जो है दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेटिव फैक्टर होते हैं डिसीज के लिए। जैसे कि मलेरिया है जो कि फिर से जो है कि अपीयर हो सकता है अलग अलग तरीके से, और क्लाइमेट अगर में अगर बदलाव आएगा तो उसकी वजह से। ठीक है, तो ये नई नई बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। तो अर्थ इन पास्ट बीमारियां पैदा नहीं हो सकती, मतलब फिर से जो है मलेरिया वगैरह जो है री अपीयर हो सकता है, आ सकता है क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। जो अर्थ है पिछले समय में हैड सेवरल फेजेस ऑफ वार्म क्लाइमेट फॉलोड बाय एजेस। अब देखो पिछले सदियों में भी बहुत सारा स्टेजेस ऐसा रहा है कि ग्लेशियर पिघला है, फिर ये चीजें हुई हैं, बहुत सारा जो है कि यहाँ पे जो है कि बदलाव आया है, बहुत सारा फेज जो है वार्म क्लाइमेट और फिर आइस एजेस भी आए हैं। तो पास्ट में क्या हो रहा है कि ये जो बदलाव वगैरह हैं बहुत हजारों साल तक लगते हैं, कई हजार साल में ये सब होता है। तो ऐसा जो बदलाव है वो जो है कि फर्दर डिकेड या फिर किसी सेंचुरी सदी में होगा। फर्दर ड्यूरिंग ऐसा अगर बदलाव होता है जैसे कि पास्ट में हुआ, लाइफ फॉर्म वगैरह, लैंड फॉर्म वगैरह और वाटर बॉडीज वगैरह चेंज हुई हैं, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं
कि ऐसा बदलाव जो है कि फ्यू सेंचुरीज में फिर से आ सकता है। और अगर हम लोगों ने प्रोटेक्ट नहीं किया एनवायरनमेंट को तो हमको बहुत दिक्कत तकलीफ हो सकती है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि अर्थ जो है कि कई कई सैकड़ों साल में जो है कि अर्थ बदलता है। ऐसा नहीं है कि मतलब फौरन फौरन बदल रहा है। तो ये जो अभी इम्पैक्ट हम लोग डालते जा रहे हैं अर्थ के ऊपर, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आगे आने वाली सदियों में हो सकता है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़े और हमारा अर्थ बदले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।